हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम जान लेते हैं मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। तो वैदिक एजुकेशन में मेन कौन कौन सी ऐसी फीचर्स हैं जो वैदिक एजुकेशन में होती होंगी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वैदिक एजुकेशन थी वो ब्राह्मण के द्वारा दी जाती थी। इंडिया में जो टीचिंग जो करता था, मतलब जो टीचर था इन गुरुकुल में, जो भी टीचर पढ़ाया करता था वो उसकी बहुत ही एक हॉली कह सकते हैं, जैसे हमारी हॉली बुक होती है, पवित्र काम होता है, मतलब पवित्र बुक होती है, वैसे ही टीचिंग एक अच्छा मतलब पवित्र काम होता था, क्योंकि वो एक एक इंसान को एक जीवन दे रहा है, उसे पूरी उम्र दे रहा है। तो जो इनिशियल ईयर्स होते थे लाइफ के, वो गुरु के समकक्ष रहकर वो सीखता था। तो कहने का मतलब है कि जो वैदिक एजुकेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है इन वैदिक एजुकेशन। और उस समय जो टीचर था ना, उसको भगवान के समान माना जाता था, क्योंकि वो इंसान को एक एक जानवर को या एक एनिमल को एक इंसान का, या कह सकते हैं कि बुद्धिमत्ता जो प्रोवाइड करता था, वो एक डायरेक्शन जो प्रोवाइड करता था वो टीचर था। तो टीचर का प्लेस बहुत ही हॉली था, है ना। और ब्राह्मण ही देते थे। और जो एजुकेशन दी जाती थी वो लिबरेट करती थी। कहने का मतलब है कि जो लिबरेशन बच्चे लिबरेट करने वाली थी, कि जो व्यक्ति ले रहा था, विद्या को अध्ययन कर रहा था, विद्याधन जिसे कह रहे हैं, विद्याधन कह रहे हैं, वो उन्हें क्या करती थी, एक मतलब मुक्त करती थी, लिबरेट करती थी। ठीक है। तो हायर रिलीजियस मेरिट होता था, गिफ्ट ऑफ लैंड कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल अगर हम देखें तो वैदिक एजुकेशन अंडर द ट्री, a student sitting onwards guru, and guru is teaching the Vedas, the most prominently अगर देखें तो जो वैदिक एजुकेशन थी वो किस में दी जाती थी, संस्कृत में या वेद्स में और ये सब में। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या उद्देश्य रहा होगा उस समय एजुकेशन देने का, जो शिष्य को एजुकेशन दी जा रही है वो क्या उद्देश्य रहा होगा। तो व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन। सो द इम्पॉर्टेंस एम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, तो इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो एम क्या रही थी कि एजुकेशन फॉर वर्ल्डलीनेस, कि एजुकेशन सबके लिए है। और ये सच बात है, आज भी हम कहते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल। करैक्टर फॉर्मेशन, तो जो वैदिक एजुकेशन दी जाती थी वो काफ़ी रिलेट खाती थी आज की मोरल एजुकेशन या वैल्यू एडिशन के लिए। जो आज का जो अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में जो हमें सोसाइटी में मोरल सिखाए जाते हैं, मोरालिटी, तो उस टाइम पे करैक्टर को फॉर्मेशन की बात की जाती थी कि भाई एजुकेशन से बच्चे का क्या होगा, करैक्टर, चरित्र निर्माण होगा। चरित्र, ठीक है। चरित्र क्या होता है नहीं पता होगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब सिर्फ चरित्र निर्माण नहीं हो रहा है यहाँ पे। करैक्टर होता है कि हम कैसे समाज में रहते हैं, हम कैसे बड़ों की आदर करते हैं, हमारा बिहेवियर किस तरह से है, वो सारा करैक्टर में आता है। ठीक है। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कैसे होती है, कॉग्निशन डेवलपमेंट, मतलब रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोस्पेक्ट करने की जो शक्ति होती है या क्रिटिकली एनालिसिस करने की शक्ति होती है, वो सब एजुकेशन से मिलती थी। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं उसको। इंटेलेक्चुअल मतलब जो हमारी बौद्धिक क्षमताओं से रिलेटेड है, जैसे कोई हम नॉलेज गेन करना, साथ ही साथ ध्यान, कंसंट्रेशन, ओमकार, या कुछ भी कह लो, कि जिससे संस्कृत के श्लोक सुनकर याद करना, तो इनसे इंटेलेक्चुअल मेमोरी, इंटेलेक्चुअल में आ जाता है जो आपके ना बुद्धि से काम हो रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हो, इमेजिनेशन, इवेल्युएशन, क्रिटिकल एनालिसिस, जो भी इसे सब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पे भी इसका यही उद्देश्य था। और मैक्सिमम आज के भी अगर हम कहें तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ इसमें आ जाएंगे। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, तो ये आज के टाइम में काफ़ी ब्लैंक देखने को मिलती है, बट उस टाइम पे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक हो सकती थी, मतलब हो क्या सकती थी, होती थी। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अपनी सेल्फ नॉलेज जिसे हम कहते हैं सेल्फ नॉलेज। तो सेल्फ नॉलेज जो थी वो उस टाइम पे दी जाती थी बच्चों को, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने अपनी साइकी और साथ ही साथ अपनी
वेदांत है, जो जो कहता है कि उच्चतम ज्ञान क्या हो सकता है, अपने आप को जानना, स्पिरिचुअल नॉलेज जिसे हम कहते हैं वेदांता। ठीक है, तो वेदांत को जानना या वेदों को जानना, सिर्फ कहानियों में नहीं रहना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, यहीं से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की जाती है। ठीक है, और इसके अलावा प्रिपरेशन फॉर लाइफ, अब सिर्फ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, करेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे आपको एक स्किल भी सिखाई जाती है। आपने सुना होगा अर्जुन को धनुर्विद्या, भीम को गदा युद्ध, तो इस तरह से वहाँ पे लाइफ में रहने के लिए, अर्निंग के लिए आपको क्या करना पड़ता था, प्रिपेयर फॉर लाइफ। आपको एक जैसे गुरु द्रोण जो थे, वो कैसे कैसे उनको शिक्षा सिखाई उन्होंने, है ना, स्किल सिखाई। तो प्रिपरेशन फॉर लाइफ, लिविंग, रहने के लिए, लिविंग के लिए, लाइफ तो है, लिविंग के लिए भी। अब इसमें क्या था, एजुकेशन ऐसी दी जाती थी ताकि हम क्या कर सकें, उसको प्रिजर्व कर सकें। एक जनरेशन को देंगे, फिर वो जनरेशन दूसरी जनरेशन को देगी। इस तरह से जो वैदिक एजुकेशन आज भी अगर हम पढ़ पा रहे हैं, तो वो जनरेशन टू जनरेशन क्या हुई है, पास ऑन हुई है, ऑब्वियसली प्रिजर्व हुई है, ऑब्वियसली प्रिजर्व हुई है। वेद व्यास जी ने जो 4 वेद लिखे हैं उनमें प्रिजर्व हुई है। और ट्रांसमिट कल्चर, एक कल्चर से दूसरे कल्चर, हमारा व्यवहार कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, कुछ मॉडिफिकेशन हो सकती है, कपड़ों में चेंजेस हो सकते हैं, बट जो नॉलेज है, सुप्रीम नॉलेज है, उसमें चेंजेस कभी भी नहीं हो सकते। वो अथाह है, वो एक है, वो ये उसकी एम है। ठीक है, अब एजुकेशन का एम तो हमें पता चल गया। ठीक है, बट करिकुलम क्या रहा होगा उस टाइम पे, जो आज की बुक्स रहती हैं CBSE की, NCERTs हम पढ़ते हैं, तो एक डिज़ाइन होती है NEP, NPE, NEP जो है 2020 वाली, उसके बेसिस पे बनाई गई है ना, बुक्स की। बट आज की बुक्स अगर देखें तो वो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी से हटकर है। वो सिर्फ फिज़िकल रिसोर्सेज के बारे में बताया जाता है, फिज़िकल इन्वायरमेंट के बारे में बताया जाता है आज के उस सिनेरियो में अगर देखें। बट अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें, या वैदिक एरा की बात करें, या वैदिक एजुकेशन की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है करिकुलम, कि करिकुलम जो था वो वैदिक लिटरेचर की बात करता था। जो वैदिक लिटरेचर हम सब जानते हैं, 4 वेद थे। ठीक है, वेद व्यास जी के पहले जो ये 4 वेद सिर्फ श्रुतियों में थे, सुनने में थे, मतलब कि एक व्यक्ति सिर्फ सुन सकता था श्रुतियों में। ठीक है, ये 4 वेद को डिवाइड करने की श्रेय जाता है वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी, तो वेद व्यास जी ने क्या किया था, इन 4 वेदों को डिवाइड किया था। जो एक होता है ऋग, और एक होता है यजुर, और एक होता है साम और अथर्व। ये सभी वेदों में हमारे जो निजी लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती हैं, एक इंसान कैसे जिए, वेदों में किस तरह से जीना है, एक इंसान को बताया जाता है। क्योंकि वेद कौन पढ़ पाएंगे, इंसान ही पढ़ पाएंगे। तो वेदों में जो लिखा गया है, इंसानों की प्रॉब्लम से रिलेटेड बातचीत की गई है। अब ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, साम, अथर्व है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ बातें की गई हैं। जैसे न्याय की, अथर्व हो गया कि पैसे से रिलेटेड कोई भी कैसे जो पैसे की बातचीत जो भी है। यजुर, यज्ञ, कितने यज्ञ करने चाहिए। ऋग हो गया, साम हो गया। तो जब इसके अंदर डीप चले जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ का जो करिकुलम था, जो टेक्स्ट बुक्स होती थी, वो वेदों के अराउंड होती थी, और भी कोई नहीं होती थी। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें इसकी जो करिकुलम जो होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर लें, ग्रहों के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता था भाई, कैसे नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, ये सब चल रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक के बारे में, ठीक है, लॉजिक के बारे में बताया जाता था। और भी मैं अगर देखती हूँ कि और भी अगर इसमें लिखी होगी तो मैं बताती हूँ। ठीक है, ये हो गया इसकी करिकुलम। अब तरीका क्या होता था पढ़ाने का, पहले आगे क्या एम्बिशन क्या है, पढ़ाने का क्या एम्बिशन होता था उस समय, जो गुरुज पढ़ाते थे, क्या उनका फ़ायदा क्या होता था। 5 पॉइंट हमने वो वाले पढ़े। अब ये पढ़ा कि करिकुलम में क्या दिया होता था,
जो पढ़ाया जाता था, पढ़ाया क्या जाता था, अब किस तरह से पढ़ाया जाता था, व्हाट इज़ द मेथड। आज के टाइम पे अगर ये फॉलो कर सकता है टीचर तो करे। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट मेथड्स ऑफ लर्निंग, लिसनिंग, कहते हैं श्रवण मात्र से। उस समय बुक्स नहीं होती थी और ना कोई डेवलपमेंट हुई थी, तो क्या करते थे, गुरु सिर्फ बोलते थे और क्या करते थे, और बच्चे सुनकर उनको उसको रिपीट करते थे, मतलब रिपीटिशन पर रिपीटिशन, ऑरल कह सकते हैं कि ऑरल और ओरल अप्रोच थी, मतलब ऑरली, मतलब कि हम सुनकर क्या करते थे, उस चीज़ को, टीचर के जो भी वर्ड्स होते थे उसको रिपीटेटिवली सुनते थे। तभी आपने सुना होगा कि जो लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं जिसमें लैंग्वेज सिखाई जाती है, वो बच्चे कैसे सीखते हैं, क्योंकि उसमें बार बार रिपीटिशन होती है, आपकी प्रोनंसिएशन, फ्लुएंसी आपकी इंक्रीज़ की जाती है। तो वो कहीं ना कहीं वहीं से आया है, कह सकते हैं, थोड़ा को रिलेट कर सकते हैं। डेलिब्रेशन, मनन और चिंतन। अब देखो, पहले सुन लिया, फिर क्या करते थे वो लोग, थोड़ा मनन करते थे। मनन मतलब डिलिब्रेट करते थे, उसको दिमाग में उसका समझते थे, इंटरप्रिटेट कह सकते हैं इसको, इंटरप्रिटेशन कह सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड कह सकते हैं इसको, इंटरप्रिटेशन या कॉम्प्रीहेंड, ये तो ओवर राइट हो गया, ये इंटरप्रिटेट कुछ भी बोल सकते हैं भाई आप। और दूसरा होता है कॉम्प्रीहेंड, क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रीहेंड, ठीक है, कॉम्प्रीहेंड करते थे, समझते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सुनते थे और फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश करते थे। अगर डेलिब्रेशन आपको याद नहीं है, मुझे भी नहीं हो सकता, बट कॉम्प्रीहेंड समझते थे। मनन करते, मतलब कि शांत होके उसका चिंतन करते थे कि ये क्या बोला है उन्होंने। फिर निधस्ना, व्हाट इज़ दैट, मेडिटेशन, कहने का मतलब है कि मनन चिंतन करके उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करते थे, मेडिटेट से सीधी बात है, ठीक है। दूसरा इलिस्ट्रेशन मतलब उनको इमेजिन करना शुरू करते थे, इमेजिन करके, इलिस्ट्रेशन मतलब कि जैसे इलिस्ट्रेशन क्या होता है, सॉरी गाइस, पानी भी साथ साथ में चलेगा। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट करके, ठीक है, प्रोजेक्ट करके भी थी। प्रोजेक्ट मेथड इतना नहीं है, बट इतना आप याद रखना कि सुन के श्रुति से वो सुनते थे, फिर चिंतन मनन करते थे, फिर उसको रिपीटेटिवली वो करते थे। टीचर और मेडिटेशन के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सिखाता था, और इलस्ट्रेशन करते थे, प्रोजेक्ट मेथड और भी बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे रोल ऑफ द टीचर इन डेवलपिंग पर्सनालिटी। अब करिकुलम हो गया, तरीका हो गया पढ़ाने का, कैसे पढ़ाता था, और ये भी हमने जाना कि क्या उद्देश्य रहे होंगे उस समय एजुकेशन देने के। तो व्हाट रोल ऑफ द टीचर, क्या खुद का क्या रोल था कि एक बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप हो। पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की बाहरी रूप से वो ताकतवर हो और साथ ही साथ उसके बुद्धि से भी वो अब अच्छा बिहेव कर पाए। पर्सनैलिटी मतलब ओवरऑल पक्ष, जो हमारी एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, बिहेवियर, जो भी हमारे फिज़िकल आस्पेक्ट हैं, फिज़िकल से लेके साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट हैं उसको। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, जो टीचर होता था ना, उसको हम आचार्य कहते थे। आचार्य, ये स्पेलिंग गलत है, आचार्य, ठीक है, आचार्य कहते थे। और आचार्य वैदिक एज में रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली इम्पार्टिंग नॉलेज रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर। कहने का मतलब है कि जो गुरु होते थे वो सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं देते थे, उसके अलावा ऐहिक नॉलेज, मतलब कि नॉर्मल भौतिक जीवन में कैसे जीना है वो भी सिखाते थे, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना है वो भी सिखाते थे। बट ऑल्सो द मोल्डिंग द करेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ द पीपल ऑफ हिज आश्रम, क्योंकि गुरुकुल जो होते थे वो आश्रम में होते थे। आश्रम मतलब आश्रय लिया, जिसने आश्रय लिया होता है
उसको आश्रम कहा जाता था, और उसके अंदर गुरु रहा करते थे आश्रम में, है ना। और ये जो थे हेल्प करते थे किसी के करैक्टर को बनाने में या उसकी पर्सनालिटी को। आचार्य ऑफ द गुरुकुल सिस्टम वॉज अफेक्शनेट फादर। जो आचार्य होते थे या गुरु होते थे, वो गुरुकुल सिस्टम के एक फादर की तरह रहते थे। इफ़ेक्टिव टीचर भी कहलाते थे, क्योंकि उनके जो बच्चे होते थे जो उनके साथ पढ़ने आते थे, उनके माँ बाप वो छोड़ के आते थे, तो वो एज अ एक्टिंग फादर की तरह बिहेव करते थे। एक्टिंग फादर कह सकते हैं कि पिता के समान, पिता का जो फ़र्ज होता है वो सारे फ़र्ज एक गुरु निभाता था। अ पर्सन ऑफ हाई मॉरल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज़, जो कि एक टीचर होता था जिसकी अपने जीवन में एक हाई मॉरल होता था, उनके जीवन का एक बड़ा उद्देश्य होता था। स्पिरिचुअल क्वालिटी के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उसकी हुई होती थी। ऐसे कोई गुरु नहीं बन जाता था। ही वॉज अ सिंसियर एंड हॉनेस्ट टू वर्क। जो गुरु होते थे वो काफ़ी सिंसियर रहते थे अपने बच्चों की टाइमली। उनके जो क्लासेस गीता जो भी सेशन होते थे वो उनको लेते थे, सत्रों को लेते थे, साथ ही साथ उसके सिंसियर रहते थे, मतलब कि जैसे टाइम हुआ वैसे ही आना पड़ता था। ही टॉट विद हिज हार्ट एंड सॉल। काफ़ी ज़्यादा इसकी बढ़ाई कर दी है, सच भी है ये, कि वो अपने दिल से पढ़ाते थे। बच्चे को, हर एक बच्चे को आना चाहिए, कि कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। ही ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ हाउस होल्डर, परफॉर्मिंग ऑफ 5 डेली यज्ञ एंड ऑब्जर्विंग वाउज। कहने का मतलब है कि वो क्या करते थे, हाउस होल्डिंग परफॉर्मिंग 5 डेली यज्ञ करते थे। 5 प्रकार के यज्ञ होते थे डेली, वो करते थे। डिसिप्लिन में रहते थे, इनकरेज करते थे सब बच्चों को, दिल से पढ़ाते थे। और भी बहुत सारी उसकी क्वालिटीज़ लिखते नहीं कि वो बहुत ही स्पिरिचुअली मॉरली काफ़ी करेक्टर वाइज भी बहुत अच्छे थे। और ही लेड द डिसिप्लिन, लाइक डिसिप्लिन वो रहते थे तो बच्चे भी उनसे इन्फ्लुएंस होते थे। और यही इन्फ्लुएंस, ही मेंटेन द डिसिप्लिन बाय इन्फ्लुएंस ऑफ हिज पर्सनालिटी। तो काफ़ी डिसिप्लिन रहा होता होगा वो जीवन। तो अब यहाँ पे तो हमने बात की टीचर की, ये टीचर क्या होता था उस टाइम पे, और रोल ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट इन वैदिक स्कूल कॉल्ड ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य को वो एक्सेप्ट कर लेते थे। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सेलिबेसी। कुछ भी शादी ब्याह की बातें या जीवन में कोई भी भौतिक वस्तुओं की इस्तेमाल करना, जो फिज़िकल वर्ल्ड है उससे काफ़ी दूर होके सिर्फ सुबह से शाम एक ही चीज़ करना, दैट इज़ स्पिरिचुअल भक्ति। जीवन के लिए, अपने लिए, और सिर्फ यही करना। सेलिबेसी को धारण कर लेते थे वो, और कोई भी जीवन में उनके आता नहीं था तब। सेलिबेसी उसे ही कहते हैं, ठीक है। ये हो गया सेलिबेसी। ही हैड टू डेडिकेट हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ गेनिंग नॉलेज। तो वो क्या करते थे, अपने जीवन पूरा ही झोंक देते थे ये ताकि उनको नॉलेज मिले। अपनी हम कहते हैं ना, जैसे ही बच्चा पैदा होता है वैसे ही वो सीखना शुरू करता है। उसकी जो लर्निंग पावर्स है वो तब से बढ़ जाती है अगर उसको इन्वायरमेंट अच्छा दिया जाए। तो इसमें क्या होता था कि उसको बचपन से ही, मतलब जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता था, 1-2 क्लास में होता था, फर्स्ट क्लास में होता था, सेकंड क्लास में होता था, उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था, मुंडन करवाते थे, और वो ब्रह्मचर्य को प्राप्त, मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था उसको। और वो जब तक वो 12-18 साल का नहीं हो जाता तब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करता था। एंड उसमें क्या करना पड़ता था उसको, वो नॉलेज के लिए वो लगा रहता था पूरी उम्र, मतलब पूरी उम्र नहीं, 18 साल तक ना गुरुकुल विद्या अध्ययन करता था। और कहने का मतलब है कि वो डिसिप्लिन लाइफ जीता था, जैसे गुरु ने कहा वैसा काम करना पड़ता होगा। उपनिषद क्लियरली डिस्क्राइब द क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर द ब्रह्मचर्य। जो उपनिषद हैं उसमें बताया गया है कि एक ब्रह्मचारी की क्या काम होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या क्या उसे करना होता है। और स्टूडेंट क्या करना होता है, स्टूडेंट काम रहना चाहिए था, पेशेंस और सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिनाइल।
Student prayer include his longing for realization of the full life. Thus, the main aim of Vedic education system was produce a rational individual free from passions and full of universal affection, continuity, continuously self-educating and striving to the reach the highest goal. क्या कहते हैं कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो था वो एक इंडिविजुअल को रैशनल बनाता था. साइंटिफिक रैशनल क्या होता है? जो कि ईजिली किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करता. उसके अच्छे पहलू और उसके बुरे पहलू, किसी भी चीज़ को समझने के लिए दोनों पक्षों को जानना ही क्या होता है? रैशनलाइजेशन होता है. फ्री फ्रॉम पैशंस, मतलब जो इंसान पैशन के लिए पूरी ज़िंदगी तबाह कर देता है, अपना जीवन नष्ट कर देता है, उसके लिए वो बाध्य नहीं थे. वो अपने जीवन में सिर्फ एक ही उद्देश्य होता था, यूनिवर्सल अफेक्शन एंड कंटिन्यूसली सेल्फ एजुकेशन. सिर्फ उनको ज्ञान ही अर्जित करना होता था, चाहे उनकी मतलब उनका कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता था. वो फ्री रहते थे, एजुकेशन फ्री के लिए लेते थे. पर आज के टाइम पे ऐसी एजुकेशन तो मिलना असंभव है. व्यक्ति अगर बचपन से कोई स्किल सीखना शुरू करे तो उसे कहते हैं अनपढ़ता. कहने का मतलब है कि 10 तक तो पढ़ना ही पड़ता है. बच्चे का दिमाग काफ़ी हद तक बढ़ता है. वो इतना स्ट्रेस में रहता है एग्ज़ाम की वजह से, ऐसे भी, और जीवन में उसकी मतलब ऐसे एंजाइटी रहती है. पर उस टाइम पे ऐसा होता ही नहीं था कुछ भी. मतलब एक शिष्य अगर शिक्षा लेने आया है तो वो सिर्फ खुला होता था, उसके माइंड में स्ट्रेस नहीं था कोई इसका रिज़ल्ट क्या होगा ना. वो सिर्फ पढ़ते थे खुली हवा में, गुरु ने जैसे कह दिया वैसे करते थे, और वेदों की अध्ययन पठन करते थे. और तभी वो इतना रिटेन कर पाए, तभी वो अपने जीवन को इतना सार्थक कर पाए, स्पिरिचुअल नॉलेज को इतना अंदर तक ले आए. पर आज के समय में एजुकेशन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और शायद ना भी आए ऐसा जीवन. आज के लिए व्यक्ति 30 साल तक हो जाता है, वो तब भी पढ़ता रहता है. तब भी उसकी डिग्रियाँ कंप्लीट नहीं होती, बट जीवन में एजुकेटेड नहीं हो पाता. वो लिटरेट तो हो जाता है पर एजुकेटेड ना के बराबर हो जाता है. चलिए ये फालतू की बातें आ गई बीच में. करैक्टरिस्टिक्स क्या है? अब अभी तक हमने जो गाथाएँ गाई कि एक बच्चे की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, पर्सनालिटी की बात कर रहा है, टीचर खुद एक डिसिप्लिन में रह रहा है, तो दोनों की करैक्टरिस्टिक्स मिला के हम लिख देंगे कि जो करैक्टरिस्टिक्स होती है ना वैदिक एजुकेशन की, मतलब वैदिक एजुकेशन में क्या ऐसा खास था आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो बताना है इसमें. तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स बताई हैं इसमें. तो वेदास आर एल्डेस्ट वर्ल्ड लिटरेचर. ओल्डेस्ट कह सकते हैं. एल्डेस्ट क्या होता है? सबसे बड़े हैं, ये भी कह सकते हैं. ठीक है. जो वेद्स होते हैं ना, जो आपने सुने होंगे, फिलॉसफी के कितने स्कूल हैं? 6 हैं मेरे ख्याल से. न्याय, सांख्य, न्याय, वैशेषिका और योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा. 6 स्कूल हैं, वो भी आस्तिक के, और 4 स्कूल हैं नास्तिक के, हेटेरोडॉक्स और ये ऑर्थोडॉक्स. तो ये सब फालतू के नाम हैं. और इसके अलावा सूटेबल एज ऑफ एजुकेशन, कि मतलब जो एजुकेशन दी जाती थी वो आपकी सूटेबल एज 18 साल तक आपको विद्या, स्पिरिचुअल नॉलेज दी जाती होगी, और साथ ही साथ एक स्किल सिखाई जाती थी, वोकेशनल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, वो सिखाई जाती थी. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा. एक जीवन में क्या करना है उसको वो कर लेता होगा ऑब्वियसली, और जिसको जितना नॉलेज होगा. तो यहाँ पे आ गया सूटेबल एज ऑफ एजुकेशन, मतलब जब वो एक क्लास में आ जाता होगा, जब आपको एजुकेशन दी जाती होगी. ऋग्वेदा इज़ द मिरर ऑफ एंशंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन. एंशंट इंडियन कल्चर में ऋग्वेदा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. अब यहाँ पे ऋग्वेदा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चारों वेदों के बारे में बता सकते हो, ज़रूरी नहीं है. परफेक्शन ऑफ एजुकेशन, मतलब उस समय की जो एजुकेशन होती थी ना, अब खुद सोचो ना एक जगह बैठ के कि खुले वातावरण में, पौधों के बीच,
मस्त गुरु जी अपना बातें सुना रहे हैं, जिसको सोना होगा पीछे से सोएगा, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, फ्री। और सिर्फ एक के ही पीछे पड़े हुए हैं, जो कि सुप्रीम नॉलेज, जिसे विजडम कहा जाता है। और आज के टाइम पे वो बिल्कुल इंसान भूल ही गया है। मतलब इंसान चाहता ही नहीं है विजडम पाना, उसे बस पैसे चाहिए जीवन यापन करने के लिए। वो भी वोकेशनल कह रहा है ना कि वोकेशनल एजुकेशन देते होंगे, बट ये है इसकी सीधा सीधा आप इसमें लिख सकते हो कि वेद पढ़ाए जाते थे, वेदों की शिक्षा दी जाती थी। और एजुकेशन जो थी वो सूटेबल एज ऑफ एजुकेशन थी। ऋग्वेद इज द मिरर ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन और कल्चर। परफेक्शन इन एजुकेशन। एजेंसीज ऑफ वैदिक एजुकेशन, 3 एजेंसीज होती थी। मतलब एजेंसी मतलब जहाँ प्लेस है कि यहाँ पे पढ़ाया जाता था, तो उन एजेंसी का नाम क्या होता था? जैसे आज की एजेंसी होती है कॉलेज, स्कूल, हाँ, गुरुकुल, कोई भी हो सकती है। उस टाइम पे एजेंसी कौन सी होती थी? कौन एजुकेशन इम्पार्ट करता था उनको? कौन उनको सर्टिफाइड करता था कि अब इसकी शिक्षा पूर्ण हुई? पता है उस टाइम पे बच्चे पढ़ते होंगे और मस्त, कोई एग्ज़ाम का कोई प्रेशर नहीं है दिमाग में, कोई एंजाइटी नहीं, कुछ नहीं। अपना प्राणायाम किए, सुना भजन, ध्यान भजन, और सुबह से लेके शाम तक यही काम किया, फिर सो गए, फिर से सुबह से लेके शाम तक यही किया। और बच्चे पूरा अपना 18 साल तक, मतलब आप 8 साल के होते हो, 9 साल के होते हो, या मान लो कि 6 साल के भी हुए ना, कम से कम 2 साल के हुए, तो 2 साल के बाद प्ले स्कूल होता है। प्ले स्कूल में नहीं एंट्री होती थी, वहाँ पे फर्स्ट क्लास से होती थी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 7, मतलब 18 तक जितनी भी तुम्हारी उम्र है, उसमें सिर्फ एक ही बात हो रही है, जो कि स्पिरिचुअल नॉलेज है, या कह सकते हैं कि जिसमें वेदों के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो एजुकेशन कितनी मतलब केंद्रित है, भगवान से रिलेटेड है और अपने आप से रिलेटेड है ना। कह सकते हैं सेल्फ नॉलेज, जिसे कहते हैं साइकोलॉजी के बारे में, जिस अपने बारे में पता चलता है इंसान को। दूसरा, उसमें पार्ट टाइम में अगर थक गए ज्ञान सुन सुन के, तो फिर वो खेल खेलते थे। गुरुकुल होते थे, परिषद और सम्मेलन। सम्मेलन मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल्स होते थे सोसाइटी के, उसको सम्मेलन। Vedic era education has a prominent place in the society. वैदिक एरा में एजुकेशन का एक बहुत ही बड़ा रोल है और काफ़ी पवित्र भी मानी जाती थी अपने आप में। वैदिक एज में जो एजुकेशन थी वो काफ़ी हियरिंग बेस्ड थी, चैंटिंग बेस्ड थी, मेमोराइजिंग थी। मतलब सुन रहा है व्यक्ति और फिर उसको चैंट कर रहा है, मतलब श्लोक्स होते थे उसको चैंट करना और फिर मेमोराइज करना, उसको दिमाग में बिठा लेना। अब बच्चे को आ नहीं रहा है समझ में, अब छोटा है तो नहीं आएगा, बुद्धि उसकी कम ही होगी, पर मेमोराइज कर रहा है, उसके दिमाग में वो फिटिंग हो रही है, वो उसकी बेस बन रही है उसकी एजुकेशन की। अगर बाद में भी, अगर 18 साल के बाद भी उसको ये याद आता है एजुकेशन, ये वाली एजुकेशन, तो वो उसकी लाइफ एजुकेशन बन जाएगी। उसको अगर समझ में आने लगा कि ये श्लोक जो पढ़ाए थे वो लाइफ से रिलेटेड है, तो वो अपनी जो लाइफ है उसको बहुत ही ईजिली जी लेता था। कहने का मतलब है कि बचपन में बच्चे को जो भी पढ़ाया जा रहा है वो तो ऐसे रट ही रहा है, उसको ड्रिल ही कर रहा है। तो वैसे ही हियरिंग, चैंटिंग और मेमोराइजेशन प्ले अ ग्रेट पार्ट, और इसमें इन तीनों का ही ज़्यादा रोल होता था। सुनना, बोलना और रटना, मतलब दिमाग में बिठा लेना फैक्ट। असिमुलेट द आइडिया ऑफ टुक प्लेस थ्रू द वेल प्लान्ड लाइफ सर्विस टू टीचर। अब इसमें क्या होता था कि थोड़ा 2 घंटे अगर शिक्षा अध्ययन होता था कि ऐसे ही कोई गुरु ने बताया और वैसे रिपीटेड किया, तो क्या होता था कि खाना वाना जो खाते थे वो बाहर जाके वो लोगों से भिक्षा मांगकर फिर ही खाते थे, और उस समय फ्री खाना मिलता था। फ्री वेल प्लान्ड लाइफ ऑफ सर्विस
टू द टीचर, और टीचर के लिए सर्विस करते थे वो बच्चे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको टीचर ने उड़ा दिया और बाय बाय कल मिलेंगे, ऐसा नहीं होता था। वो उनके साथ रहते थे और टीचर जैसा बिहेव करता था, टीचर के लिए काम करते थे। काम क्या, उनकी सेवा करते थे, उनके पैर दबा दिए या उनकी हेल्प कर दी, बच्चे ही करते थे। कंटेम्पलेशन ऑल अंडर हिज गाइडेंस, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी वो सारी उसको सल्यूशन करने के लिए वो आचार्य जी आते थे। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो ठोकी लाइक। एजुकेशन मस्ट एवरीबडी फॉर बिकमिंग कल्चर। एजुकेशन क्यों दी जाती है कि व्यक्ति कल्चर्ड हो, मतलब कि लाइफ को जीने के लिए तैयार हो, उसे पता हो कि मुझे कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, कल्चर्ड हो, है ना, हर तरीके से। एजुकेशन वॉज फुली कैपेबल द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड करेक्टर डेवलपमेंट, कि जो डेवलपमेंट होती है वो इंसान की इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक क्षमताएं, करेक्टर मतलब चरित्र की, और सिविक्स, जैसे कि सिविक्स मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, सोशली समाज में क्या हो रहा है, मॉरली, स्पिरिचुअल, सब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हों। सोशल एफिशिएंसी हो, हैप्पीनेस एंड प्रिजर्वेंस एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर, कल्चर को स्प्रेड करें ताकि एक व्यक्ति के अंदर ना रह जाए सिर्फ कल्चर, जो हमारे समाज का कल्चर, या हमारे जो वेदों ने हमें बताया है कि ऐसा जीवन होना चाहिए। गुरु का रिलेशनशिप बच्चों के साथ काफ़ी कोऑर्डिनल रहता था। कोऑर्डिनल मतलब वैदिक, पोस्ट वैदिक, आफ्टर वैदिक पीरियड ये कुछ और ही हो गया। बाय एजुकेशन एफर्ट्स वर बीइंग मेड टू इन्फ्यूज द सत्यम शिवम सुंदरम इनसाइड द स्टूडेंट। मतलब एजुकेशन से मतलब होता था, एजुकेशन एफर्ट्स फॉर बीइंग इन्फ्यूज सत्यम शिवम सुंदरम, तो मतलब सत्य ही कौन है, शिव, और शिव ही सत्य है और वही सुंदर है, ठीक है, ये बताया जाता था बच्चे को, सत्यम शिवम सुंदरम। A great importance was attached to the Veda education system, and self-study Swadhyay was considered more important during that period. Vedic period favored women education. पहले तो वैदिक एजुकेशन गुरु और शिष्य सिर्फ लड़के में होती थी, फिर वुमेन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। जब बुद्धिस्ट फिलोसफी आई थी, बुद्धिस्ट का राज जब आया था, तब ये बोला गया था कि लड़कियों को भी चाहिए शिक्षा, तो तब हुआ था। और इसका एजुकेशन का मतलब है कि सत्यम शिवम सुंदरम, कि सत्य ही शिव है, शिव ही सत्य है, और उसके अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। और सेल्फ स्टडी, अपने बारे में स्टडी करना, हम कौन है, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरी क्या ज़रूरत है समाज में, क्या लाइफ इम्पोर्टेंस है, ये सब चीज़ों। तो आई होप यू विल गेट सम क्लू फ्रॉम हियर। इफ़ यू गेट समथिंग प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये वीडियो थी हमारी मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन। थैंक यू।